अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ये हो क्या रहा है गोल्डन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में? ऐसा लग रहा है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा डाल के बाकी सब ज़ीरो कर दें। किस तरीके से मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, हमारी मार्केट में खासतौर से अंडर परफॉर्मेंस और गोल्ड और सिल्वर में बड़ी रैली? सबसे पहला तो सवाल इसी पर, कैसे देख रहे हैं आप इन मूव्स को? देखिए, अब पिछला पूरा जो साल गया है, भारत का जो बाजार था, आप 42 जो सबसे बड़े देश है उसमें 36 नंबर पे था, तो काफी नीचे था। और अभी मैं जब भी टीवी ऑन करूं, या टीवी तो खैर नहीं भी देखते, तो और या डिजिटल भी देखूं, तो सब जो है हर कोई रिस्क की फहरिस्त बना रहे हैं कि अभी क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। अभी तो बाजार में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और लेकिन ये जो इस तरह का सेंटिमेंट होता है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर जैसे बोलते हैं, कि जिस समय आपको बहुत ही खुशहाली का माहौल लगता है, जैसा कि पहले 8-10 महीने थे 2024 के, जब लगता था कि 30-35 कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग तो कहीं नहीं गई है, तब आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब आपके मन में डर है, एंजाइटी है, क्या करें, रुक जाए एसआईपी पे, तो अधिकतर उसके बाद जो अगला पीरियड होता है, अगला साल या कुछ, उसमें रिटर्न बेहतर आता है। तो ये मैं तो इस तरह से देख रही हूँ कि अभी जितने इंडिकेशन है, उससे लगता है कि 2026-2025 से तो बेहतर होगा। ये जरूर है कि 2025 में एक तो जो बाजार का हुआ, दूसरा वो करेंसी भी। तो आप देखिए, तो यूरो में हमारा रिटर्न नेगेटिव रहा पिछले साल, क्योंकि रुपया यूरो के बनस्पत 20% गिरा। हम लोग खाली डॉलर रुपी देखते हैं, लेकिन डॉलर तो पिछले साल बाकी जितनी मुद्राएं हैं उनके बनस्पत गिरा। तो भारतीय जो करेंसी है, वो बाकी जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट काफी खराब किया। तो पर जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से अभी अगला साल शायद पिछले साल से बेहतर हो। मैं एक साल का इंडेक्स प्रोजेक्शन तो कभी नहीं देती, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लगता है कि अगला साल बेहतर होना चाहिए। सोना चांदी में देखिए, एक चीज होती है कि बाजार में हर तरह के, मैं पूरे मतलब बाजार का मतलब खाली शेयर मार्केट से नहीं, हर तरह की थीम बदलती हैं, चाहे वो देश हो, चाहे एसेट क्लास हो, चाहे सेक्टर हो। तो पीछे जिसने अच्छा किया उसके पीछे भागते जाना बहुत समझदारी की बात नहीं होती है। गोल्ड हम लोग समझते हैं सेफ हेवन है, लेकिन डॉलर टर्म्स में अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें, तो वो इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। तो एक एसेट एलोकेशन के लिहाज से, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से गोल्ड, सोना चांदी होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपके निवेश का 30-35% या 40% सोना चांदी में हो। हमारे जो मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज है भारत में भी और ग्लोबली भी, एलोकेशन हमेशा रहता है, लेकिन अधिकतर 10% से कम ही रहता है। मैं नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर की बात ना हो, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। आज की चर्चा भी हमारी उसी से शुरू हो रही है। अब कुछ देर के लिए गोल्ड और सिल्वर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं मैम इस अर्निंग सीजन के। ये क्वार्टर के नंबर्स आपको लगे कैसे अब तक के? सो फार आई मीन कुछ अर्निंग्स अभी ड्यू हैं, बट मोर लेस आपको एक सेंस मिल चुका है लार्ज कैप बैंकिंग का, आपको आईटी का सेंस मिल चुका है, कैपिटल गुड्स विद एलएनटी नंबर्स। ये अर्निंग सीजन लगा कि हाँ आपको, और Q1, Q2 और Q3 तक आते आते कहाँ आपको ग्रोथ के प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं? थोड़ा चीज मुझे जो इस बार सरप्राइजिंग लगा नतीजों में, वो ये था कि मार्जिन कम हो रहा है। जबकि आप अगर मैक्रो डेटा देखें तो था कि इन्फ्लेशन तो बिल्कुल इतना कम है कि जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। तो उस लिहाज से कोई कारण नहीं था कि अगर आप उस लेवल पे देखें कि इसलिए कंपनियों का भी जो कॉस्ट या एक्सपेंस वाला लाइन है वो कम होना चाहिए था, मतलब उसमें ग्रोथ कम होनी चाहिए थी। बिकॉज लेकिन अभी आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी ठीक हुई है। अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट नंबर नहीं देखे, थोड़े दिन पहले तक जो जितने आए थे नतीजे, लेकिन मार्जिन्स पे प्रेशर था। आईटी में तो वो लेबर कोड चेंज के कारण ही एक्सपेंसेस बढ़े थे। तो इस बार मेरे अनुमान से थोड़ा नरम रहा नतीजों का सीजन। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये तीसरी तिमाही में थोड़े और बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि वो जो जीएसटी कट था उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन इतना कम है तो वो उसका मार्जिन पर अच्छा असर होना चाहिए। और प्लस इन्फ्लेशन कम होने से ये होता है कि जो
घर का बजट है उसमें और चीज़ों के लिए थोड़ी जगह बनती है, पर उतने अच्छे नतीजे आए नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा मेरे अनुमान से थोड़ा कम रहे। ओके, मीनवाइल मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, ग्रीन में आ सकता है बैंक निफ्टी किसी भी वक्त इस समय, तो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर। देविना जी, तो इस समय मार्केट में फिर बाइंग कहाँ करें? बहुत कम जगह है छुपने की, वही गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या तो ले लें या मेटल स्टॉक्स ले लें, बस वही चल रहे हैं, बाकी तो कोई स्पेस चल नहीं रही है। आप इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डालने की इस समय वकालत करेंगे? मैं अभी सोना चांदी और मेटल्स में तो नहीं डालने की वकालत करूंगी। ये हाँ। जब भी आप एक तरह से पीछे देखते हुए अपना निवेश करते हैं ना, कहती है ये एक्चुअली में हमने डेटा प्लॉट करके देखा था कि जो पिछले पीरियड में जिस एसेट क्लास या जिस कैटेगरी ने बेहतर किया उसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो क्या होगा, तो उसका उत्तर ये है कि आप सिस्टमैटिकली अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए पीछे देखते हुए गाड़ी मत चलाइए। रिचर्ड ब्रांसन का एक कोट है, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग अराउंड। तो जो ट्रेन या बस निकल गई है उसके पीछे भाग के चढ़ने में आपको चोट ही लगेगी। अगली का इंतजार करिए। ऐसा नहीं होता कि आगे आपको कोई मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने का। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मेरे हिसाब से जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, और मैं ये हर बार कहती हूँ कि इक्विटी एलोकेशन 100% नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। उसका दूसरा पार्ट ये है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आप अभी निवेशित हैं, वहीं निवेशित रहिए, वही स्टॉक्स या वही सेक्टर्स नहीं, क्योंकि खासकर 2024 में आपने बहुत कुछ लिया होगा जो अब देखने का मन नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं, और ये नए साल में मेरी सलाह भी थी, कि आप अपने डीपी स्टेटमेंट के आखिरी तक जाइए। तो जो सब स्टॉक आप नहीं देखना चाहते हैं, जिनके बारे में सोचना नहीं चाहते कि कभी ये लिया भी था, अगर आज के भाव पे आपको नहीं लेंगे तो उससे निकल जाइए। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है, जहाँ हमारा पीएमएस ओवरवेट है, पिछले 2 साल से ऑटो कंपोनेंट्स और बाद में धीरे-धीरे ऑटो में भी ओवरवेट रहा है, तो 2024 के शुरू से लगभग। और तो उसका तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन फार्मा हेल्थ केयर में भी ओवरवेट थे। 2024 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 2025 में उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी भी वो वहाँ हम लोग का ओवरवेट बना हुआ है। धीरे-धीरे करके एफएमसीजी में भी कुछ चुने हुए स्टॉक लेके थोड़ा ओवरवेट हो गया है। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोग अधिकतर रखते हैं उससे ज़्यादा है। आईटी में थोड़ा ओवरवेट होगा। तो लगभग बाकी तो स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स रहते ही हैं, केमिकल में, कैपिटल गुड्स में, वो सब भी हैं। पर ब्रॉडली ये पैटर्न होगा अभी फिलहाल। अच्छा मैम, ये जो क्रूड की स्टोरी एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, उसका एक बड़ा फैक्टर है दैट्स ईरान कॉन्फ्लिक्ट। और अभी वो शायद किस तरफ करवट ले पता भी नहीं है। मेरे ख्याल से यूएसए का बहुत बड़ा बिल्डअप, नेवल बिल्डअप हो चुका है ईरान के इर्द गिर्द। क्रूड क्या एक थोड़ा सा अपसेट लेके आ सकता है हमारे लिए? और अभी कुछ अपस्ट्रीम कंपनियों में स्ट्रॉन्ग मूव है, क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में एक शार्प कोलैप्स है। इस इस पहले को कैसे रीड कर रहे हैं आप? अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि क्रूड में ये जियोपॉलिटिकल चीजें ज्यादा होती हैं, और उसमें हर दिन ऐसा चीजें बदलती हैं। एक दिन होता है कि ग्रीनलैंड पे हम चढ़ाई कर देंगे, अगले दिन होता है कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो कहना मुश्किल है। और ईरान, आप ये मत भूलिए कि फिजिकल साइंस में भी और पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा देश है। ये छोटा सा देश नहीं है कि आप उस पर कोई एक्शन लें और उसका कुछ हो नहीं। वो बहुत बड़ा देश है। पुरानी सभ्यता भी है, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है। तो वो कहाँ तक वो चीज एस्केलेट होती है, वो भी देखने वाली बात है। और एक बात ये भी याद रखिए कि कोई भी जो जितने भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ऑयल का प्राइस स्पाइक तो करता है, पर जो भी वहां जाता है उसका ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता कि ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाए, कि वो तो जा ही इसलिए रहा है कि वहां से ऑयल का पैसा मिलेगा। तो आज तक भी नहीं हुआ कि असल में चाहे इराक हो चाहे कोई भी और कॉन्फ्लिक्ट हो, कि ऑयल फील्ड्स को कोई नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो तो कैश काउ है, वहीं से तो पैसा आएगा। तो वो खाली एक माहौल बनता है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑयल का पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऑयल बहता रहे, ये सभी को चाहिए, चाहे जो पुराना शासक हो, नया शासक हो, इन्वेडर हो, जो भी हो।
एक आखिरी सवाल, 3 दिन में बजट आ रहा है, वैसे मुझे पता है कि शायद आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन आपकी? सबसे बड़ी ये है कि सब लोग अपने अपने विश लिस्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई नंबर्स नहीं देख रहा है कि सरकार के पास जगह ही नहीं है आपको कोई कंसेशन देने की, चाहे टैक्स में हो, चाहे आपका जो भी सेक्टर है उसमें निवेश में हो। और उसका कारण है कि टैक्स कलेक्शंस बजट से बहुत, बजटेड जो एस्टिमेट थे उससे बहुत कम चल रहे हैं। तो अगर आपके पास विस्तार से समझाने का तो शायद समय नहीं हो, तो मैं यही आपको बोलूं कि अभी इस बार रिफंड भी कम दिए हैं, फिर भी नेट जो टैक्स कलेक्शन है, जो जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स, एसटीटी सब मिला के, वो लगभग 8% ग्रोथ पे है। आपका बजट था 11% ग्रोथ पे। तो अगर आपने यही स्थिति बाकी के साल में भी रही तो आपके पास समझ लीजिए 1.3 लाख करोड़ या 1.3 ट्रिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल रहेगा। तो वो एक मुश्किल बात है, और कारण ये है कि आपका नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी की दर एवरेज जो पिछले 2 दशक में रही है वो 12% के करीब रही है। अभी आप 8 पॉइंट समथिंग पे चल रहे हैं। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, सब नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड है, रियल जीडीपी से नहीं है। तो वो नॉमिनल, और पिछले साल एक ये भी मैंने उसी टाइम जब बजट आया था तभी ये बात कही थी कि आपने जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स का तो जो अनुमान लगाया है वो तो उस समय नॉमिनल जीडीपी का अनुमान था 10-10.5% का, तो उसी के लाइन में था कि 10.5, 10.9 का कलेक्शन में इंक्रीज होगा। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स जहां आपने दरें काटी, वहां एस्टिमेट था कि 14.5% ग्रोथ होगी। और मैंने कहा फिर तो एक ही बात मैं कह सकती हूँ कि सरकार तो पूरा स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठी है। और तो आप पर्सनल इनकम टैक्स का टैक्स काट रहे हो, फिर भी बोल रहे हैं इतना इतना ग्रोथ आएगा। एसटीटी में 40% का ग्रोथ बजटेड था, असल ग्रोथ लगभग 0 है। और पर्सनल इनकम टैक्स में 1-1.5% है ग्रोथ। तो ये एक बड़ा गैप हो गया है। तो उसके कारण सरकार के पास बहुत कुछ करने का रूम नहीं है, नहीं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो वो, और दूसरी बात ये है कि जीडीपी में सरकार की स्पेंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप गवर्नमेंट कैपेक्स देखें तो पिछले 10 साल में लगभग 5 गुना हो गई है। तो वो अगर अगर वहां पर कटौती करेंगे तो जीडीपी पे असर आएगा। तो ये थोड़ा सा इस बार वित्त जी, मंत्री के पास थोड़ा मुश्किल माहौल है, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया देवीना जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए।